हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 जो है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। आज का हमारा टॉपिक है द डिबेट ओवर सब्सिडीज। लेट्स बिगिन। द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडी इन एग्रीकल्चर एट प्रेजेंट अ हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर में सब्सिडीज देना आज भी एक हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन है। आज भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है कि सब्सिडीज फार्मर्स को देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। It is generally agreed that it is necessary to use subsidies to provide an incentives for adopting the new HYV technology। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये माना गया है कि हमें सब्सिडीज ज़रूर देनी चाहिए फार्मर्स को, क्योंकि अगर वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा इनपुट्स चाहिए होंगे, और अगर वो उनको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इनपुट चाहिए तो उनको कैश भी या फिर कैपिटल भी चाहिए होगी, चाहे वो बड़े फार्मर्स हो या फिर स्मॉल फार्मर्स, mainly small farmers। Any new technology will be looked upon as being risky by the farmers। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो जो नए फार्मर्स होते हैं उनको वो बहुत ज़्यादा रिस्की लगती है, क्योंकि उनको उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सब्सिडीज वर देयरफॉर नीड टू एनकरेज फार्मर टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। तो सब्सिडी क्या करती है? फार्मर्स को एनकरेज करती है ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकें। Some economists believe that once the technology is found profitable and it is widely adopted, subsidies should be phased out। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर हमने कोई भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की और वो बहुत सारे लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया तो सब्सिडीज का काम यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें उस सब्सिडीज को रिमूव कर देना चाहिए। फॉर द सब्सिडीज वर मेंट टू बेनिफिट द फार्मर्स बट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑल्सो बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब यहाँ पे कहा गया कि जो सब्सिडीज है वो बेनिफिट के लिए बनाई गई थी फार्मर्स के लिए, बट कुछ अमाउंट है सब्सिडीज का वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी बेनिफिट कर रहा है और साथ साथ फार्मर्स को भी। और सब्सिडीज फार्मर्स को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत बड़े लार्ज स्केल पे बेनिफिट पहुंचा रहा है। It is argued that there is no case for continuing with fertilizer subsidy. It does not benefit the targeted group and it has a huge burden on the government finance। तो यहाँ पे कहा गया है अगर हम फर्टिलाइजर्स को जो सब्सिडीज है उसको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो जो मेन टारगेट हमारा उसको वो मैट नहीं कर पा रहा है, जो मेन टारगेटेड ग्रुप है उसको वो बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है, और बेनिफिट है वो बड़े फार्मर्स ही लेते रहेंगे तो ये गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाएगा। सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जब ग्रीन रेवोल्यूशन का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ वो कब हुआ? मिड 1970, मतलब 1975 से 1985 तक। The HYV technology spread to a large number of states and benefited more variety of crops। अब HYV टेक्नोलॉजी है वो जो सेकंड फेज में क्या हो गया था, वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स तक फैल चुकी थी और वो बहुत सारा क्रॉप्स को अपने अंडर ले चुकी थी। पहले सिर्फ वीट और राइस के लिए था, अब बहुत ज़्यादा क्रॉप्स इसके अंदर आ गई थी। द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी अनेबल इंडिया टू अचीव फूड सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। अब ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड होने से क्या हुआ कि एक रेवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड ग्रेन्स में। इंडिया अब ज़्यादा इंडिया इज नो लॉन्गर हैड टू बी एट द मर्सी ऑफ अमेरिका। अब इंडिया को अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था फूड ग्रेन्स के लिए, और कोई भी अलग अलग नेशंस होते हैं उनके ऊपर फूड ग्रेन्स के लिए फॉर मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अब इंडिया को अमेरिका या फिर और कोई भी स्टेट या फिर कोई भी नेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट इनफ। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ तो हुई थी, उसके जो आउटपुट है उसमें ग्रोथ तो हुई थी, पर वो इतनी नहीं थी कि जो इंडिया है वो इतनी वास्ट कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ है, तो वो इतनी नहीं थी कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज्यादा ग्रोथ कर सके। मतलब ग्रोथ तो थी पर ज्यादा नहीं थी। Farmer themselves instead of being sold in the market, the higher output will not make much difference to the economy as a whole। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर वो फार्मर्स उसको खुद ही कंज्यूम कर लेंगे और मार्केट में सोल्ड नहीं करेंगे जो, तो फिर भी जो हायर आउटपुट हुआ है तो वो कोई डिफरेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि पहले भी जो फार्मर्स है वो खुद ही कंजप्शन के लिए ही वो कर रहे थे। अब अभी भी वो खुद ही कंजप्शन के लिए अगर प्रोडक्शन करेंगे तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रह जाएगा जिसकी वजह से इंडिया में कोई चेंज आए। If on the other hand a substantial amount of agriculture produce is sold in the market by the farmers, अगर इसके अलावा अगर कोई भी अमाउंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अगर मार्केट में हायर आउटपुट कैन मेक अ डिफरेंस इन द इकोनॉमी, तो जो आउटपुट इंक्रीज हुआ है, जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है, तो शायद कुछ चेंज आ सकता है इकोनॉमी में। अब यहाँ पे मार्केटेड सरप्लस की डेफिनेशन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। The proportion of agriculture produce which is sold in the market by the farmers is called marketed surplus। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो प्रोपोर्शन जो मार्केट में सोल्ड कर दिया जाए, जो कंज्यूम ना किया जाए, उसे मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। अ गुड प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड अवेलेबल एज मार्केटेड सरप्लस फॉर
वर सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट। अब एक अच्छा प्रोपोर्शन राइस और वीट का जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद टाइम पीरियड में प्रोड्यूस किया गया वो फार्मर्स ने मार्केट में सोल्ड करना शुरू कर दिया। एज रिजल्ट अब क्या हो गया, अब सप्लाई ज़्यादा होगी, तो सप्लाई ज़्यादा होगी तो फूड ग्रेन्स के जो प्राइस है वो कम हो गए और डिक्लाइन हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ, जो उसकी कंजप्शन थी वो भी इंक्रीज होगी। अदर आइटम्स ऑफ कंजप्शन, उन कंजप्शन के इस मुकाबले जो फार्मर्स कंज्यूम कर रहे थे उनके मुकाबले जो फूड ग्रेन्स के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अब जो लो इनकम ग्रुप्स थे, जो पुअर, बहुत ज़्यादा पुअर फार्मर्स थे, अब उनको ज़्यादा परसेंटेज है वो फूड के ऊपर स्पेंड नहीं करना पड़ता था। द ग्रीन रेवोल्यूशन अनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड अ बफ स्टॉक। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हो गया, जो गवर्नमेंट है अब वो सफिशिएंट फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सकती थी, उनका बफर स्टॉक बना सकती थी, ताकि जो फूड, अगर कोई भी फूड शॉर्टेज होती है तो वो वहाँ पे यूज़ हो सके। While the nation has immensely benefited from the green revolution, the technology involved was not free from the risk. अब यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर नेशन ने ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट लिया है तो जो ये टेक्नोलॉजी है वो रिस्क से फ्री नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। वन सच रिस्क वॉज द पॉसिबिलिटी दैट इट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का एक रिस्क क्या है कि वो इंक्रीज कर देगा डिस्पैरिटीज, गैप इंक्रीज कर देगा स्मॉल और बिग फार्मर्स में। अब ऐसे कैसे होगा, जो बड़े फार्मर्स है वो अफोर्ड कर सकते हैं इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड और इरिगेशन फैसिलिटीज, पर जो स्मॉल फार्मर्स है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बिग फार्मर्स है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा लेके और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और जो स्मॉल फार्मर्स है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। Moreover, the HYV crop were also more prone to attack by the pest. अब HYV जो क्रॉप्स होती हैं वो पेस्ट के द्वारा ज़्यादा अटैक की जाती है, बल्कि जो नॉर्मल क्रॉप है उसके बदले। द स्मॉल फार्मर्स वर अडोप्ट दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग इन अ पेस्ट अटैक। तो इतना HYV क्रॉप्स के ऊपर इतना पेस्ट अटैक होता था कि स्मॉल फार्मर्स है वो अगर इस टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें गवा देंगे अगर वो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं करेंगे। फॉर्चुनेटली दीज फियर्स डज नॉट कम ट्रू। अब यहाँ पे क्या, ये सिर्फ हमें रिस्क बताया गया पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे, इंपॉर्टेंट स्टेप लिए थे जिनकी वजह से जो HYV क्रॉप्स है उनको बचाया जा सका। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स। अब जो गवर्नमेंट है वो लो इंटरेस्ट रेट पे स्मॉल फार्मर्स को लोन करती थी, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्मॉल फार्मर्स है वो फर्टिलाइजर्स ले सकते थे और नीडी इनपुट्स को भी अफोर्ड कर सकते थे। सिंस द स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट, द आउटपुट ऑन स्मॉल फार्म इक्वल द आउटपुट लार्ज फार्मर्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। अब जो वो इनपुट यूज कर रहे थे उसकी वजह से क्या हुआ, जो स्मॉल फार्मर्स और बिग फार्मर्स का जो आउटपुट था पर हेक्टेयर वो लगभग इक्वल हो गया था। एज अ रिजल्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिट मोर एज वेल एज रिच फार्मर्स। और एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने स्मॉल और रिच फार्मर्स दोनों को इक्वली बेनिफिट किया। द रिस्क ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बीइंग ruined when pests attack their control are considerably reduced by the services rendered by the research institution established by the government। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर जो स्मॉल फार्मर्स है उनका रिस्क बिल्कुल ही खत्म हो गया, जब अगर कोई भी पेस्ट या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े अगर क्रॉप पे अटैक करते हैं तो गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज देते हैं उनको सर्विसेज देने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए गए गवर्नमेंट के, ताकि वो उनके ऊपर रिसर्च करे और पेस्ट कंट्रोल के लिए एक्शन ले। You should note that the green revolution would have favored the rich farmers only if the state do not play an intensive role। यहाँ पे कहा गया अगर ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट कोई रोल प्ले ना करती तो ये सिर्फ रिच फार्मर्स को ही फेवर करता और स्मॉल फार्मर्स को इस टेक्नोलॉजी से कुछ भी गेन नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमें यहाँ पे सब बताया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।